हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर हृदय शर्मा यूट्यूब चैनल पर अपनी इतिहास की क्लासें जीएस की क्लासें लेकर आया हूं और इसी के अंतर्गत सर्वप्रथम हम स्टार्ट करेंगे इतिहास की क्लासें अपने। और इतिहास की क्लास के अंतर्गत सबसे पहले है इतिहास का परिचय। तो पहला जो टॉपिक है अध्याय इतिहास एक परिचय, और इसी के अंतर्गत पहला जो है छोटा सा पॉइंट बनेगा वह है इतिहास की परिभाषा का। दूसरा पॉइंट बनेगा इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। तीसरा जो पॉइंट है वह है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इतिहास। चौथा है इतिहास का महत्व। पांचवा हम इसका बना देंगे निष्कर्ष। देंगे, ठीक है। सबसे पहले है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। दूसरा है इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इतिहास, और फिर इतिहास का इंपॉर्टेंस, और फिर इसके हम निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो पॉइंट बना है इसमें वह है इतिहास की परिभाषा। इतिहास की सामान्य परिभाषा तो यह है कि अतीत की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम इतिहास कहते हैं। यानी वे घटनाएं जो अतीत में घटित हो चुकी हैं वो हमें किसी माध्यम से जानकारी मिल रही है, तो वह माध्यम कौन है? हमारा इतिहास है, ठीक है। तो इतिहास के माध्यम से दूसरा पॉइंट बनता है इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति में हम देखते हैं कि हिंदी का जो इतिहास शब्द है वह संस्कृत व्याकरण के इति धन हा धन आस शब्द से मिलकर बना है। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरण के इति धन हा धन आस शब्द से मिलकर होती है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। और दूसरा है हिस्ट्री, जो अंग्रेजी भाषा का हिस्टोरी शब्द है वह ग्रीक यानी यूनानी भाषा के, प्राचीन काल में चलती थी वहाँ, ग्रीक यानी यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। हिस्टोरिया शब्द से बनी है, जिसका अर्थ है ज्ञात करना। तो इस तरीके से निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ और ज्ञात करना की बात है, ठीक है। इतिहास का जो अंग्रेजी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया। यानी हिस्टोरिया के लिए हिस्ट्री शब्द हेरोडोटस ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसे इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार थे। इनका समय है 480 से 430 ईसा पूर्व के लगभग। ये हेलिकार्नोसिस प्रांत में हुए थे। इनका जन्म शहर में हुआ था हेलिकार्नोसिस। ये जो है एशिया माइनर में पड़ता है। एशिया माइनर यानी आजकल का टर्की वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ। हेलिकार्नेसिस जो है एक स्थान है एशिया माइनर में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो ये समझ में आया है इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति।
इतिहास इति धन हास शब्द से मिलकर बना हुआ है, जो संस्कृत व्याकरण का है। इसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, ठीक है, या ऐसा ही था। हिस्टोरी जो शब्द है हिस्ट्री, वह अंग्रेजी भाषा का है और वह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञात करना। हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग हेरोडोटस ने किया था इतिहास के लिए, जो एक हेलिकॉर्नेसिस नाम के स्थान पर उनका जन्म हुआ था एशिया माइनर में, ठीक है। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास की सीधी सी परिभाषा बन रही है, इतिहास इति धन हा शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा। इतिहास में हम सच्ची घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक तरीके से। इतिहास में उन घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता जो घटनाएं घटित ही नहीं हुई, जिन पर अनुमान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि शाहजहां के बाद अगर दारा शिको भारत के बादशाह बनते तो हमारा इतिहास कुछ और होता। दारा शिकोह जो है शाहजहां का राजपुत्र और मुगल राजकुमारों में सबसे ज़्यादा विद्वान थे। वह हिंदू और राजपूतों में बड़े लोकप्रिय थे। वह सुलह कुल का जो अकबर का सिद्धांत था उसको आगे ही बढ़ा रहे थे और बड़े विद्वान, सभी बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता भी थे। ये उपनिषदों का भी इन्होंने फारसी में अनुवाद कराया था। तो अधिकतर लोगों का मानना है कि दारा शिकोह में समन्वय की भावना थी, वो हमारे बादशाह बनते। तो जो बाद में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई बनी, जो वैमनस्य बढ़ा, जो सांप्रदायिकता की भावना बढ़ी, वो संभवतः उस दौरान नहीं घटित होती, ठीक है। पर हम सब जानते हैं कि दारा शिकोह भारत के बादशाह नहीं बने। हमें कौन दिखाई पड़ता है शाहजहां के बाद? सीधा सीधा औरंगजेब। तो औरंगजेब का इतिहास मिल रहा है। औरंगजेब के शासनकाल की हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। दारा शिकोह चूंकि इतिहास में उनका केवल एक सहायक के रूप में ही स्थान रह जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट बनता है वह है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इतिहास। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हमें इतिहास बताना है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, इतिहास के प्रति क्या उनका एक नजरिया था। ग्रंथों में इतिहास। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो यूरोपीय विद्वान, पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है कि भारतीय इतिहासकार नहीं थे, हिंदू इतिहासकार नहीं थे, और उनकी हाँ में हाँ हमारे यहाँ के भी कुछ इतिहासकारों ने मिलाई। उनका भी कहना था कि हाँ वाकई में हिंदू इतिहासकार नहीं थे, पर ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज इतिहास से भली भांति परिचित थे, उससे अनभिज्ञ नहीं थे, वो उसका ज्ञान रखते थे। अथर्ववेद में सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है हमारे यहाँ। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम जानकारी जो है वो अथर्ववेद से मिलती है। दूसरा, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ उसकी तुलना की गई है, उसे 5 वेद कहा गया है। इसी से हमें इतिहास के महत्व का पता चलता है। इसके अलावा हम और भी देखते हैं, कौटिल्य ने तो यह व्याख्या दी है, यह व्यवस्था दी है कि एक राजा को चाहिए कि वह अपना कुछ समय निकालकर इतिहास का श्रवण अवश्य करे। इसी से ही हमें इतिहास के महत्व का पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो इतिहास के प्रति सजग थे। अगर हम वेदों में, पुराणों में और महाकाव्य में देखें तो ऐतिहासिक घटनाएं हमें, राजनीतिक ऐतिहासिक घटनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। दशराग का युद्ध जो बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में, दशराग का युद्ध की जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है। ये दशराग युद्ध पारुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। पारुष्णी नदी के किनारे, पारुष्णी यानी आजकल की रावी नदी पंजाब में के किनारे ये लड़ा गया था। एक तरफ भरत वंश कबीला था, भरत कबीला था जिसके राजा थे, जिसके राजा सुदास थे, और एक तरफ 10 राजाओं का यानी 10 कबीलों का एक पूरा संघ था। लेकिन भरत कबीले ने पारुष्णी नदी किनारे इन 10 राजाओं के कबीले को पराजित कर दिया। यह ऋग्वेद काल की सर्वप्रमुख राजनीतिक घटना थी, सर्वप्रमुख ऐतिहासिक घटना थी। इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं।
तो इन सब से पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो इतिहास को सजग रहते थे इतिहास के प्रति। अब हम इतिहासकार के लिए अन्य में हिस्टोर शब्द का प्रयोग मिलता है ग्रीक यूनानी इतिहास में। प्राचीन काल में हिस्टोर जो शब्द है वह आधुनिक काल का जो इतिहासकार हो गया। यानी इतिहासकार को प्राचीन ग्रीक में हिस्टोर कहा जाता था। हिस्टोर वे लोग होते थे जो बीच बचाव का काम करते थे, जो झगड़ों के बीच में मध्यस्थता करते थे। जाहिर सी बात है वो प्रभावशाली रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि उन्हें अपना विषय का अच्छा ज्ञान होगा, वही हिस्टोर कहलाते थे, जो आगे चलकर इसी हिस्टोर शब्द से इतिहासकार शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अब हम अगला पॉइंट ले रहे हैं। इसी में हम इनको छोटे छोटे पॉइंट के रूप में आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको इनको आसानी से समझ सकें। अब है इतिहास का महत्व। इतिहास का महत्व। इतिहास को मदर ऑफ ऑल सोशल साइंस कहा जाता है। इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों का आश्रय स्थल या संगम स्थल भी कहा जाता है। अब देखिए ना, इतिहास का भूगोल से संबंध होता है। इतिहास में हम कब, तो भूगोल में हम कहाँ का अध्ययन करते हैं, यानी घटना कहाँ घटी, कौन सा स्थान था, वो भूगोल में आ गया। वो कब हुई, वो इतिहास का विषय हो गया। तो भूगोल और इतिहास का भी सीधा संबंध है। इतिहास का प्राकृतिक विज्ञान से संबंध है, इतिहास का सैन्य विज्ञान से, इतिहास का भौतिकी से, इतिहास का रसायन से, इतिहास का वनस्पति शास्त्र से, प्राणी शास्त्र से, इतिहास का राजनीति शास्त्र से, इतिहास का राजनय से, इतिहास का इथिक्स से, दर्शन शास्त्र से, समाज शास्त्र से, एंथ्रोपोलॉजी से। सभी सब जो सब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास से ही जुड़े हुए हैं, इतिहास से ही संलग्न है। इनका भी हमें इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। इससे पता चलता है इतिहास के महत्व का। तो समझ में आ गया, इतिहास को मदर ऑफ ऑल सोशल साइंस, अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों की माँ या जननी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट बनता है सिविल सर्विस में पीएससी, यूपीएससी और अन्य जो एग्जाम होते हैं उनमें इतिहास का बड़ा महत्व है। जनरल स्टडीज़ के रूप में भी हम इसको देख रहे हैं। और जो विविध यानी मिसलेनियस पढ़ते हैं उसका 70% तो इतिहास से ही आता है, वह भी इतिहास की घटनाओं में से आता है। इसके अलावा आप जो है एमपीपीएससी का तो जो मेंस का पेपर है वो फर्स्ट पेपर ही इतिहास है। और सभी विषयों में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतिहास का महत्व है ही है। फिर प्रश्न उठता है अन्य। कुछ लोगों का मानना है कि इतिहासकार करते क्या हैं, गड़े हुए मुर्दे ही तो उखाड़ते हैं। उनका यही काम है कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, बीती बात जो भूल गए हैं उनको लाना, उजागर करना और फिर वैमनस्य जैसी स्थिति खड़ी करना। पर ऐसा नहीं है। इतिहास गड़े मुर्दे उखाड़ने से बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग है उसका महत्व। एक इतिहासकार का सबसे बड़ा महत्व यही है इतिहास का कि वह प्राचीन कालीन घटनाओं का अध्ययन करके हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है, मार्गदर्शक का काम करता है, ताकि वे घटना जो पहले हो चुकी हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो सके। पर दुर्भाग्य ये होता है कि इतिहास से हम में से कोई सबक नहीं लेता है और घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। जब जब मनुष्य ने इतिहास से सबक लिया है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे निकले हैं, सकारात्मक निकले हैं। और जब जब उसके अवहेलना की गई है तब हमें कई विभीषिकाओं से, मानव जाति को कई विभीषिकाओं से गुजरना पड़ा है। हीगल नाम के विद्वान ने कहा है कि, जो बहुत अच्छी बात है, हीगल ने कहा है कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इससे कोई सीख नहीं लेता। यानी जो घटनाएं घटी हैं वो आगे भी घटित होती रहती हैं, क्योंकि हम इतिहास से सबक नहीं लेते हैं। याद रहे, जो लोग इतिहास को भुला देते हैं वह घटनाओं के दोहराने के अभिशाप को भी भुगतते हैं। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं आपको कि जब जब हमने इतिहास से सबक लिया। अब जैसे पुनर्जागरण काल था, पुनर्जागरण काल से ब्रिटेन ने, यूरोप ने सबक लिया। नतीजा ये हुआ कि उनका जो मस्तिष्क है वो परिष्कृत हुआ, वैज्ञानिक सोच आई उनमें। ब्रिटेन ने तो रोमन्स की जो साम्राज्यवादी नीति है उससे बड़ी प्रेरणा ली और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, अब इसी में ही हम और चीज़ें बता सकते हैं आपको।
1789 की फ्रांसीसी क्रांति और पेरिस कम्युन से 1917 के रूसी क्रांतिकारियों ने प्रेरणा ली, लेनिन ने प्रेरणा ली और नतीजा ये हुआ कि 1917 की जो क्रांति, रूसी क्रांति, वह सफल हुई। तो 1789 की क्रांति से प्रेरणा लेकर रूस में 1917 की रूसी क्रांति सफल हुई। इसके अलावा और भी हैं, फॉर एग्जाम्पल बिस्मार्क। बिस्मार्क को हम देखते हैं, ये जर्मनी का चांसलर था। इसका समय है चांसलरी का 1800, मतलब इसका जो यूरोप में प्रभाव का समय है 1889 से 1870 से लेकर 1888-89 तक का, यानी लगभग 20 वर्ष तक का जो समय है वो बिस्मार्क युग के नाम से जाना जाता है यूरोप में। बिस्मार्क के समय हम देख रहे हैं जर्मनी इंग्लैंड संबंध, जर्मनी इंग्लैंड संबंध। बिस्मार्क इंग्लैंड से भली भांति परिचित था। उसने इंग्लैंड का इतिहास, उनकी पुरानी घटनाओं का उसने अध्ययन कर रखा था। वह इंग्लैंड से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता था। बिस्मार्क को पता था कि इंग्लैंड की एक ही कमजोरी है, दुखती हुई जो उसकी जो राग है वह ये है कि कोई भी नेवी में वृद्धि न करे। यानी ब्रिटेन की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी जल सेना। वह ये कभी नहीं चाहता कि आसपास का कोई मुल्क या दुनिया का कोई मुल्क उसके बराबर जल सेना रखे। बराबर तो छोड़िए, वो इसके आधी से भी कम में रखना चाहता था। दुनिया भर में जो भी देश है वह उसने साफ साफ कह रखा था कि आप हमारे बराबर नेवी की वृद्धि नहीं करें। बिस्मार्क को ये पता था। बिस्मार्क जानता था कि इंग्लैंड को कोई टक्कर नहीं दे सकता है इस समय। उसने देखा कि नेपोलियन ने किस तरीके से ट्रफलगर और वाटरलू में इंग्लैंड से लड़ने का, उसे घेरने का प्रयास किया, खासकर ट्रफलगर के युद्ध के दौरान, लेकिन इंग्लैंड असफल रहा। तो ये सब चीज़ों से उसने एक शिक्षा ली और उसने इंग्लैंड के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। उसने कहा कि आप तो जल के चूहे हैं और हम थल के चूहे हैं, यानी नेवी में आप ताकतवर हो और थल सेना में, मिलिट्री में हम ताकतवर हैं। भला जल के चूहे और थल के चूहे, इन दोनों में क्या बैर? इसलिए बिस्मार्क ने इंग्लैंड से दोस्ती की। अपने सम्राट केसर विलियम प्रथम का विवाह इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड अट्टम की पुत्री से किया। इस तरीके से दोनों राजवंश वैवाहिक संबंधों में बंध गए और इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए। नतीजा हुआ कि जब बिस्मार्क ने फ्रांस की पिटाई की, फ्रांस को बुरी तरह से पराजित किया, तब इंग्लैंड तटस्थ रहा क्योंकि जर्मनी और इंग्लैंड के आपस में संबंध अच्छे रहे। उसने उपनिवेशवादी नीति को बढ़ावा नहीं दिया। उसे मालूम था कि अगर नेवी में वृद्धि करेंगे और उपनिवेशवाद नीति में वृद्धि करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारा इंग्लैंड के साथ झगड़ा होगा, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, तो बिस्मार्क ने इतिहास से सबक लिया। लेकिन बिस्मार्क के बाद इंग्लैंड के नए सम्राट बने केसर विलियम जो थे सम्राट, और बिस्मार्क कौन थे वहाँ? चांसलर, प्रधानमंत्री। तो उनके बाद नए सम्राट आए, यानी केसर विलियम प्रथम के पुत्र केसर विलियम द्वितीय। केसर विलियम द्वितीय जो है 28 वर्ष का था और इसका एक सपना था कि हमें उपनिवेशों में वृद्धि करनी चाहिए, हमें अपनी जल सेना में वृद्धि करनी चाहिए, और वह इन सब कामों में लग गया। उसने यू बोट्स का निर्माण कराना स्टार्ट कर दिया, नेवी को बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया उसने। अंग्रेजों के कान खड़े हो गए, वो चौकन्ने हो गए। उन्होंने देखा कि ये इस तरीके से हरकत कर रहा है। दूसरा, वह जो केसर विलियम था द्वितीय, वो अपने नाना एडवर्ड अट्टम से ओल्ड पिकॉक भी कहता था, बूढ़ा मोर भी कहता था। इस तरीके से इंग्लैंड और जर्मनी के बीच जो संबंध थे उनमें तनाव आने लगा। इसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो यही है कि बिस्मार्क ने इतिहास से सबक लिया, इंग्लैंड के साथ अच्छे संबंध रखे, इंग्लैंड की समस्या को वो समझता था और इस तरीके से उसने अपने देश जर्मनी का एकीकरण किया। लेकिन दुर्भाग्य से उसके जाने के बाद जो नए सम्राट बने केसर विलियम द्वितीय, उसने इंग्लैंड के साथ अपने जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे, पुराने संबंध थे, वो बिगाड़ लिए। नतीजा, इंग्लैंड ने उसको चारों तरफ से घेरने की रणनीति अपनाई और जब युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो उसमें जर्मनी की पराजय हुई और केसर विलियम द्वितीय को अपना देश छोड़कर निर्वासित होना पड़ा, उसको जाना पड़ा। अब हम उन घटनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं जब हमने इतिहास से सबक नहीं लिया गया। तो इतिहास से सबक नहीं लिया गया, ऐसी बहुत सारी इतिहास में घटनाएं मिल रही हैं। जैसे कि हम अगर इसमें पढ़ते हैं, अभी इसमें और अपन इतिहास की घटनाएं और जोड़ देते हैं जिनसे हमने जो इतिहास उन्होंने सबक लिया। जैसे कि हम इसमें देखते हैं इल्तुतमिश
दूसरे हैं बलबन, तीसरे हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और चौथे हम इसमें अकबर महान को भी जोड़ सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास से सबक लिया और आगे बढ़े। इल्तुतमिश को लीजिए, सबसे पहले हम इल्तुतमिश का जो समय है वह है 1211 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश जब सिंहासन पर बैठे उसी दौरान 1221 में 10 साल बाद लगभग चंगेज खान मंगोल का आक्रमण हुआ। चंगेज खान दुनिया का सबसे सफल सैनिक कमांडर था और उसने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसमें चाइना, मंगोलिया, उसमें रूस का भी बहुत बड़ा क्षेत्र था, कैस्पियन सागर वगैरह ये सभी आते थे, और एक बहुत उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह ये सभी एक बहुत विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। तो चंगेज खान ने 1221 में हमला किया भारत पर। दरअसल चंगेज खान का भारत पर आक्रमण के पीछे कारण ये था कि चंगेज खान ने फारस पर हमला किया था। फारस का जो शाह था वो कैस्पियन सागर की तट की तरफ भाग गया, और वहीं जो ख्वारिज्म वगैरह में जो जलालुद्दीन मंगवर्नी थे उसके जो पुत्र, वो भागकर उन्होंने पंजाब आ गए और उनके पीछे पीछे मंगोल चले आए। और जलालुद्दीन मंगवर्नी ने इल्तुतमिश से शरण की मांग की, गुहार की कि हमें शरण दो। अब इल्तुतमिश पागल तो था नहीं कि इसको शरण दे देगा और ऊपर से मंगोलों की अपनी सामत बुला ले, मंगोलों का आक्रमण झेले। तो इल्तुतमिश ने बड़ी सफाई से काम किया। उसने बड़ी चतुराई से कहा कि उसे एक पत्र लिखा और कहा कि भारत की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है, अतः आप यहाँ से चले जाइए। जलालुद्दीन मंगवर्नी चला गया, उसके पीछे पीछे जो मंगोल चंगेज खान था पंजाब तक तो वो आ गया था, वह भी उसके पीछे पीछे निकल गया। इस तरीके से भारत एक बहुत बड़ी विपत्ति से बच गया। इसका लाभ यह हुआ कि इसका ये कि जो दिल्ली सल्तनत जो अभी नया रोपा हुआ पौधा ही था वो उखड़ने से बच गई, क्योंकि इल्तुतमिश को मंगोल आक्रमण की भयावहता का पता था, उनके अत्याचार, उनकी क्रूरता का पता था, इसलिए उसने इतिहास से सबक लिया और दिल्ली सल्तनत की अपने प्रारंभिक काल में ही, जबकि वह अभी स्थापित हो रही थी, ठीक से स्थापित भी नहीं हो पाई थी, उसको बचा लिया। अब हम बलबन की बात कर रहे हैं। बलबन का वैसे तो समय 1265, ये सुल्तान का समय उसका 1265 से लेकर लगभग 1287-88 ईस्वी जाता है। इल्तुतमिश ने तुर्क-ए-चहलगान नाम का एक संगठन बनाया था। तुर्क-ए-चहलगान नामक संगठन बनाया था। इसे चालीसा भी कहा जाता था। इसमें 40 प्रभावशाली अमीर यानी प्रभावशाली मंत्री होते थे और बलबन भी इसमें एक था। यूँ तो चालीसा बहुत उसने प्रशासन में बड़ा योगदान दिया है इल्तुतमिश के समय, लेकिन इल्तुतमिश के बाद उसके परिवर्ती उत्तराधिकारियों की अयोग्यता का इस दल चालीसा ने बड़ा लाभ उठाया। ये इल्तुतमिश के किसी पुत्र को सपोर्ट करते थे और उससे पद प्राप्त कर लेते थे, जागीर प्राप्त कर लेते, फिर उसके बाद उसको छोड़ देते, फिर दूसरे से पद प्राप्त करते, जागीर प्राप्त करते, उसको मरवा देते। ये घटनाएं रही और 4-5 इन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्र उत्तराधिकारी थे कि करके खत्म करवा दिया। रजिया भी इनसे परेशान थी, सभी लोग इनसे परेशान रहे। इसके बाद बलबन जो इसी का सदस्य था चालीसा का, उसको मौका मिल गया बादशाह बनने का, सुल्तान बनने का बलबन को। अब बलबन ने देखा कि आज मैं सिंहासन बैठा हूँ, जिस तरीके से मैं पुराने सुल्तानों को परेशान करता आया हूँ, ठीक वैसे ये चालीसा मुझे ही परेशान करेगा और इससे जो ताज की जो प्रतिष्ठा है वो भी गिर रही है, तो उसको और गिरा देंगे ये। तो उसने फैसला लिया क्यों ना करके मैं इस चालीसा के जो दल है उसको ही ख़त्म कर दूँ। इस तरीके से बलबन ने पुराने अपने खुद के इतिहास से और पुराने इनके अनुभवों से सबक लिया और एक एक करके बड़ी क्रूरता से, पाशविक तरीके से, छोटी छोटी बातों पर अमीरों को, प्रभावशाली वर्ग को बड़ी बड़ी सजा देता रहा और उनको एक एक करके उसने ख़त्म कर दिया। इसी क्रम में उसने अपना चचेरा भाई शेर खान है उसको विष देकर मरवा दिया। बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक को इतने कोड़े पड़वाए गए कि वो शर्म के मारे कभी फिर उसके बाद दरबार ही नहीं आया। अवध के जो सूबेदार थे हैबात खान, उसके पहले अबीन खान, इन लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। तो इस तरीके से बलबन ने एक एक करके चालीसा के दल का अंत कर दिया और ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर ली, जो उससे पहले से ही पूर्ववर्ती समय से ही गिर रही थी। तो बलबन ने अपने इतिहास से सबक लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी को लें। अलाउद्दीन खिलजी
का सपना था सिकंदर-ए-सानी बनने का। उसकी उपाधि थी सिकंदर-ए-सानी, यानी वह सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था। सिकंदर-ए-सानी उसने अपनी बकायदा उपाधि भी रखी थी। वह पैगंबर मोहम्मद साहब की तरह एक नया धर्म चलाना चाह रहा था और सिकंदर की तरह विश्व विजय करना चाहता था। ये उसकी दो आकांक्षा थी। उसका जो कोतवाल था दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क, उसने अलाउद्दीन खिलजी को एक अच्छी सलाह दी। उसने कहा कि सुनो सुल्तान, धर्म चलाना सुल्तानों का कार्य नहीं है, ये काम काजी, उलेमा, खलीफा वर्ग वगैरह चलाते हैं। और रहा सवाल विश्व विजय की, तो अभी भारत में ही ऐसे कई राज्य हैं जिन पर दिल्ली सल्तनत की पकड़ मजबूत नहीं है। आप पहले इनको जीत लीजिए, उसके बाद विश्व विजय की कामना कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, उसको ये बात जच गई। इसके अलावा उसको सिकंदर के हर्ष के बारे में बताया गया कि उसके बाद सिकंदर का क्या हुआ, उसके बाद उसके राज्य का भी क्या हुआ, ये भी बताया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इतिहास से सबक लिया और उसने नया धर्म चलाने की बात को जो है त्याग दिया और विश्व विजय की योजना को भी उसने मुलतवी कर दिया और भारत के आसपास के राज्यों को, भारत के अंदर के जो उपमहाद्वीप में उनको जीतने में लग गया और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। इसलिए इसे भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट कहा जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। अब हम चलते हैं अकबर महान को लीजिए। अकबर महान के बारे में अगर हम देखते हैं तो दो समझ में आता है। एक तो है अकबर की राजपूत नीति और दूसरी है अकबर की धार्मिक नीति। इसे समझ लीजिए, ये क्यों बदली और क्यों अकबर से अकबर महान हुए और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर पाए। अकबर ने महसूस किया कि क्या कारण है कि हम तुर्को मुस्लिम आक्रमणकारी जो भी हैं, दिल्ली सल्तनत 300 वर्ष हो गए इस देश में और फिर भी हम हिंदू मुसलमान एकजुट नहीं हो पाए हैं। सांप्रदायिकता की भावना ये बराबर बनी हुई है, वे हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। आखिर वजह क्या है? उसने अपने दादा का इतिहास भी देखा, अपने पिता हुमायूं का भी देखा, उसको समझ में आया। हुमायूं के समय कंडीशन ये थी कि हुमायूं जब उसने महसूस किया कि जब राजमाता कर्णावती ने, मेवाड़ की राजमाता कर्णावती ने राखी भेजी तो हुमायूं सारंगपुर तो गए और उसके बाद हुमायूं सारंगपुर से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि कर्णावती के जो राज्य है मेवाड़, उस पर हमला कर रखा था गुजरात के शासक ने। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हुमायूं उस समय राखी का मान करके उनकी रक्षा करते तो उनको भारत से बाहर फारस नहीं जाना पड़ता, उन्हें शेर ससुरी यूं ही नहीं खदेड़ देता, राजपूत उनका सपोर्ट करते। तो वो ये देखा उसने देखा कि उसके खुद के जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वह भी उसके खिलाफ विद्रोह करते रहे। बैराम खान, महामांगा, आदम खान और ये इनकी भी घटना है। उसके बाबर के जो इसके खुद के सौतेले भाई मिर्जा बंधु, वो भी विद्रोह कर रहे हैं। उसके अपने खुद के भाई कामरान, असगरी, हिंदाल भी कम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसने देखी। उसके बाद उसने देखी राजपूतों में धैर्य, राजपूतों का जो युद्ध और उनकी रणनीति, उनका कौशल, उनके वचनबद्धता देखी उसने और उनका प्रभाव देखा। तो अकबर ने राजपूतों के साथ अच्छे सुलह कुल के संबंध बनाए। नतीजा ये हुआ कि राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनने से धार्मिक नीति भी अपने आप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि राजपूत हिंदू थे और हिंदुओं के प्रति धार्मिक जो नीति है वो अकबर ने सुलह कुल की या धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। नतीजा ये हुआ कि राजपूतों ने मुगलों के लिए विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, चाहे मानसिंह हों, टोडरमल हों, बहारमल हों, ये सभी इन्होंने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया और उसका जो राज्य है काबुल कंधार से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और कश्मीर से लेकर आजकल के बुरहानपुर खानदेश तक उसका विशाल साम्राज्य का निर्माण कर दिया। हर युद्धों में राजपूत गए, यहाँ तक कि राजपूत अकबर के लिए राजपूतों से लड़े। हल्दी घाटी की लड़ाई में हम देखते हैं जो 18 जून 1576 को हुई, उसमें मानसिंह महाराणा प्रताप को पराजित करने गए थे। इस तरीके से अकबर ही पहला मुस्लिम शासक था भारत का जिसको राजस्थान में अधिक सफलता मिली। तो अकबर ने अपने इतिहास से सबक लिया, अपने पिता पितामह के इतिहास और जो इस्लामिक इतिहास है जो पहले से चला आ रहा था उसे सबक लिया और विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। धार्मिक नीति में भी हम देखते हैं कि उसने सहिष्णुता, उदारता की नीति अपनाई।
तो अकबर इसलिए सफल रहे क्योंकि उसने अपने इतिहास से सबक लिया। अब हम उन घटनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं जब मनुष्य ने, मानव जाति ने इतिहास से सबक नहीं लिया, चाहे वो विश्व इतिहास की घटना हो या भारतीय इतिहास की घटना हो। अब इसमें से हम थोड़ी सी घटनाएं ले रहे हैं। अब जैसे सबसे पहले चल रहे हैं हम वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस की घटना घटी ये 1815। इससे पेरिस शांति सम्मेलन ने कोई सबक नहीं लिया। पेरिस शांति सम्मेलन जो 1919-20 में हुआ। नेपोलियन को पराजित करने के बाद वियना में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, सभी देशों ने मिलकर बनाया। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। कौन थे? मेटरनिक। क्योंकि मेटरनिक ने ही गठबंधन बनाकर नेपोलियन को पराजित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और ये समय है सन 1815। नेपोलियन ने यूरोप के नक्शे को बड़ा तोड़ मरोड़ दिया था। किसी राष्ट्र को किसी के साथ जोड़ दिया, किसी जिले को किसी के साथ नत्थी कर दिया, ये घटना उसने की थी। इससे राष्ट्रवाद की जो प्रॉब्लम थी वो सुलझ नहीं पा रही थी। जब पेरिस में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस में फिर से शांति सम्मेलन बुलाया गया लगभग 100 वर्षों के बाद, और ये कहा गया था कि हम वियना सम्मेलन की समस्या को सॉल्व करेंगे, लेकिन वह समस्या सॉल्व यहाँ पर भी नहीं हुई। यानी राष्ट्रवाद का जो भावना थी, जो मुद्दा था, वो ज्यों का त्यों बना रहा। यानी वियना से हमने कोई, पेरिस शांति सम्मेलन वालों ने कोई सबक नहीं लिया। नतीजा ये हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। अब इसी में हम देख रहे हैं अगली, अब इसमें हम सन 1870 से लेकर 1939 एवं उसके बाद के विश्व की जानकारी से हम बताएंगे आपको कि सबक क्यों नहीं लिए गए। बाद का विश्व, सन 1870 में सीडोन का युद्ध होता है और इस युद्ध में बिस्मार्क, जर्मनी का बिस्मार्क फ्रांस को बुरी तरह से पराजित करता है और उसके बाद फ्रांस पर एक संधि लाद दी जाती है। उसे इतिहास में फ्रैंकफर्ट की संधि कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ये समय है 1871। 70 में सीडोन का युद्ध हुआ और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1871 में जनवरी में। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का शहर है। यहाँ जो संधि हुई इसमें बिस्मार्क फ्रांस पर भारी युद्ध हर्जाना लाद देता है और उसके दो प्रसिद्ध प्रदेश जो बहुत उपयोगी प्रदेश थे, उर्वर प्रदेश थे, धनी प्रदेश थे, अल्सेस और लॉरेन को छीन लेता है। अल्सेस एवं लॉरेन को छीन लेता है। ये फ्रांस पर एक गहरा आघात था, बड़ा घाव था। ये फ्रांस की जनता इससे तिलमिला उठी। अल्सेस लॉरेन प्रदेश फ्रांस के लिए वैसे ही थे जैसे, ये वैसी घटना थी जैसे एक माँ अपने 2 शिशुओं को बक्से थल से लगाए हुई है और उनको बलपूर्वक किसी आतताई ने छीन लिया हो। माँ अपने दोनों पुत्रों को पाने के लिए ललायत थी, व्याकुल थी। वही स्थिति फ्रांस की जनता की थी और फ्रांस की जनता अपने सम्मान को नहीं भूली और वो प्रयास कर रही थी। बिस्मार्क जानते थे कि फ्रांस कभी भी लौट सकता है, पलटवार कर सकता है, इसलिए बिस्मार्क ने कुशल कूटनीति का प्रयोग किया और एक एक करके फ्रांस को मित्र विहीन कर दिया गया। फ्रांस को यूरोप में अकेला छोड़ दिया गया। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि से कोई सबक नहीं लिया। अगर बिस्मार्क ने घटना नहीं घटी होती तो संभवतः प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता, लेकिन फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ठीक वैसे ही उसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस विजयी होता है, जर्मनी की पराजय होती है और उसके बाद एक नई संधि ला दी जाती है, वार्साई की संधि। वार्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वार्साई, जून 1919 की ये संधि है। लगभग 102 वर्ष हो चुके हैं इसको। वार्साई की संधि, वार्साई एक स्थान है और ये पेरिस के पास में है, वहाँ ये संधि की गई। अब नंबर किसका था? अब बारी किसकी थी? फ्रांसीसियों की। जर्मनों के साथ फ्रांस ने बड़ा बुरा बर्ताव किया। उनके राजनायक के ऊपर फ्रांसीसी जनता ने अंडे फेंके
पत्थर फेंके, हैंग द कैसर के नारे लगाए कि कैसर को, कैसर जो सम्राट है वहाँ के विलियम द्वितीय, उनको फांसी दो, टन फॉर टन, सीलिंग फॉर सीलिंग की बातें हुई कि टन के बदले टन लो, यानी मुद्रा थी उनकी, और सीलिंग के बदले सीलिंग लो। और इसके अलावा बलपूर्वक फ्रांस ने रेल के डिब्बे में ही साइन करवा लिए राजनायकों से, और अल्सेस लारेन प्रदेश तो लिए, साथ में जर्मनी के कई टुकड़े कर दिए। डेंजिंग बंदरगाह छीन लिया गया, रायन नदी का असैन्यीकरण कर दिया गया, जर्मनी की सेना की संख्या में कटौती कर दी, यू बोट्स पनडुब्बियां रखने का उसका अधिकार छीन लिया गया, और 6 अरब 10 करोड़ पाउंड का भारी भरकम युद्ध हर्जाना उससे वसूल किया गया, और हर तरह से उसको प्रताड़ित किया गया। अब जर्मनी की जनता में नाराजगी बढ़ रही थी, उसमें एक रोष था, क्योंकि फ्रैंकफर्ट की संधि से जितना नहीं वसूल किया बिस्मार्क ने, उससे कई गुना ज्यादा वॉर्साई की संधि से फ्रांस ने जर्मनी से वसूल लिया, और बड़ा उसके साथ बड़ा अमानवीय टाइप का व्यवहार हुआ, जिस तरीके से मतलब कुछ है ही नहीं है। उनके कोल्ला के प्रदेश, रायन प्रदेश वगैरह सब छीन लिए, कुछ बिल्कुल उसे पंगु बना के रख दिया। ये स्थिति थी। फ्रांस की जनता तिलमिला रही थी, अपने प्रतिशोध की भावना उसके अंदर थी। एजरबर्ग जो विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जर्मन जाति कष्ट सहेगी पर मरेगी नहीं, क्योंकि एजरबर्गर को जर्मनी का इतिहास पता था। उन्हें मालूम है कि जर्मनी के लिए, दरअसल उनके लिए युद्ध एक राष्ट्रीय उद्योग था। वो जानते हैं कि जर्मन जाति वीर जाति है, वो इसका बदला लेगी, इसका जो अपमान है इसका प्रतिशोध वो लेगी। मार्शल फौच, जो फ्रांस के एक सैन्य कमांडर थे, मार्शल थे, उन्होंने तो यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी कि यह कोई शांति संधि नहीं है, महज 20 वर्षों का एक युद्ध विराम है। ये भविष्यवाणी इतिहास में एकदम सटीक निकली, क्योंकि 1919 में ये संधि हुई है, और ठीक 1939 को, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के नगाड़े यूरोप में बज गए। बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी है। मार्शल फौज जानते थे, जबकि उनका खुद का बेटा इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वॉर्साई की जो संधि हुई वो अपमानजनक थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि मित्र राष्ट्र घृणा और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे। वे जर्मनी के अर्धमृत शरीर से मांस का पिंड ही नहीं, खून की आखिरी बूंद तक ले लेना चाहते थे। तो इस तरीके से संधि की धाराएं बड़ी कठोर थी। कुल मिला के इसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी की जो जनता है वह अब एक ऐसे नेता या नेतृत्व की तलाश में लग गई जो इस प्रतिशोध से, इस अपमान से उसको निजात दिलाए, और उनकी यह पूर्ति की एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर उभरे। नाजी पार्टी के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने नारा लगाया कि हम वॉर्साई की संधि को रद्दी कागज के टोकरे में डाल देंगे। इसी का नतीजा ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, सैन्यीकरण की भावना बढ़ी, द्वितीय विश्व युद्ध बड़ा जबरदस्त था, फ्रांस बुरी तरह से पराजित किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1945 में हिटलर की पराजय भी हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रैंकफर्ट की संधि से कोई सबक नहीं लिया गया। फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद वैसी संधि, वॉर्साई की संधि, उससे भी सबक नहीं लिए गए। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया इतिहास में चलती रही। अगर इस संधि की धारा इतनी कठोर नहीं होती तो संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं होता। अगर फ्रैंकफर्ट संधि की धाराएं इतनी कठोर नहीं होती तो संभवतः प्रथम विश्व युद्ध भी नहीं होता, फ्रांस की नाराजगी नहीं बढ़ती। तो ये समस्या रही है। अब पहले ये लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो मौत का इतना खर्चीला और खूनी खेल था, उससे लोग सबक लेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उससे भी कोई सबक नहीं लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 6 करोड़ लोगों की बलि चढ़ी। उसके बाद हम आज देख रहे हैं कि उसी क्रम में लगातार युद्ध चले आ रहे हैं। जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में, जिस प्रकार से फ्रैंकफर्ट संधि में प्रथम विश्व युद्ध के कीटाणु मौजूद थे और प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत वॉर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के कीटाणु या जर्म मौजूद थे, उसी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में ही शीत युद्ध निहित हो गया। शीत युद्ध की शुरुआत ही द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। शीत युद्ध जो 1991 में जाकर समाप्त हुआ, जो 1945 तक चला। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान 3 युद्ध लड़ चुके हैं। भारत का चाइना से भी युद्ध हो चुका है। इसके अलावा
ईरान इराक युद्ध है, स्वेज संकट है, वियतनाम युद्ध है, ये तमाम जो है युद्ध चलते ही रहे, यानी इतिहास से कोई सबक मनुष्य ने नहीं लिया। अब इसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं। अब परमाणु युद्धों का उदाहरण लीजिए। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए जाते हैं। उसके बाद हमें ये लगने लगा था कि अब शायद ऐसा भीभत्स वाला युद्ध कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और दोनों शहर पल भर में ही बिल्कुल स्वाहा हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं उससे भी मानव जाति ने उस घटना से भी कोई सबक नहीं लिया। उसके बाद इतने सारे परमाणु परीक्षण हुए, एक दूसरे को परमाणु युद्धों की धमकी दी जाने लगी। अब देखिए ना, अमेरिका ने 1032, रूस ने 712, ब्रिटेन और चाइना ने 45, फ्रांस ने 413, भारत ने 6, पाकिस्तान ने 6, उत्तरी कोरिया वगैरह सभी देशों ने इतने सारे परमाणु परीक्षण कर रखे हैं और दुनिया एक बार फिर से एक संकट में आ गई है। इसके अलावा और भी उदाहरण हैं, जैसे कि नेपोलियन एवं हिटलर के मॉस्को अभियान, यानी इन दोनों ने सोवियत संघ रूस पर आक्रमण किया था। नेपोलियन ने रूस पर धमाकेदार आक्रमण किया, सारी तैयारी करके वो रूस पर जीतने के लिए निकल पड़ा। लेकिन रूस को हराना इतना आसान नहीं था। रूस में उसे बेरहम मौसम का सामना करना पड़ा। रूस का विशाल आकार ही अपनी रक्षा कर लेता है और इस तरीके से वह नेपोलियन रूस में फंस गया। रूसियों ने पीछे हटने की नीति अपनाई और पीछे हटते गए और अपने शहर को और अपने गांव कस्बों को आग के हवाले करते गए। अपने संसाधन, अपने कृषि जो है खाद्यान्न वगैरह सबको उन्होंने नष्ट कर दिया, ताकि आक्रमणकारी सेना को रसद प्राप्त ना हो पाए। नेपोलियन के बाद हिटलर ने भी वही गलती की। 22 जून सन 1941 को हिटलर ने भी सोवियत यूनियन पर हमले का आदेश दिया। सोवियत संघ यानी रूस पर हमले का आदेश दिया और उसकी सोच ये थी कि हम जल्दी से जल्द मॉस्को अभियान ख़त्म कर देंगे, रूस को जीत लेंगे। और इसी क्रम में वही गलती जो नेपोलियन ने की, वही गलती हिटलर ने भी की। जिस तरीके से नेपोलियन का पतन हुआ रूस को लेकर, वैसे ही हिटलर के पतन भी रूस ही जिम्मेदार था। देखिए अब इसमें तो हिटलर ने जो आक्रमण किया, रूसियों ने फिर से वही पीछे हटने की नीति अपनाई और अपने संसाधन, अपनी रसद, अपने उपकरणों को उन्होंने नष्ट कर दिया, आग के हवाले कर दिया। और हिटलर की सेना जब उधर बढ़ रही थी तो उनको इनमें से कोई चीज़, ना रसद ना खाद्यान्न प्राप्त हो रहा था। रूस का विशाल आकार ही उसका रक्षक है। बेरहम मौसम ने जिस तरीके से नेपोलियन की सेना को बर्बाद किया, वैसे ही हिटलर की सेना को भी बर्बाद कर दिया। और इस अभियान में हिटलर बुरी तरह से पराजित हुए। उनके प्रत्येक 10 में से 7 सैनिक रूसी अभियान में ही वीरगति को प्राप्त हुए। हिटलर को नेपोलियन से सबक लेना चाहिए था, लेकिन उसने सबक नहीं लिया। जिस तरीके से नेपोलियन भी बर्बाद हुआ, वैसे ही हिटलर भी बर्बाद हो गया। और इसी में अब हम भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जब जब इतिहास से सबक नहीं लिए गए तो उसके परिणाम। तो इसमें एक अच्छा उदाहरण मिलता है हमको हुमायूं का। हुमायूं हम लोग सब जानते हैं अकबर के पिता और बाबर के पुत्र थे। हुमायूं के समय के 2 प्रसिद्ध युद्ध हैं। हुमायूं के समय का जो प्रसिद्ध उसका जो शत्रु था वह था शेर शाह सूरी। शेरशाह सूरी या सूर कह सकते हैं, शेरशाह सूर के समय ये हुए। और इन दोनों में जो एक 2 युद्ध हुए, एक है चौसा। सबसे पहले हम चौसा के युद्ध की बात करते हैं। यह युद्ध चौसा नामक गांव में जो बक्सर जिले में आता है बिहार में, वहाँ हुआ था। और ये जो है ये हुआ 26 जून सन 1539 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। इस युद्ध में हम देखते हैं लोकेशन
चौसा जो गांव है वह कर्मनाशा और गंगा नदी के संगम पर है, दोनों के संगम पर है। हुमायूं ने शिविर लगाया नदी के निचले स्थान पर हुमायूं का शिविर था और उचले स्थान पर शेर शाह का शिविर था। शेर शाह को उस समय शेर खान कहते थे, उसका था। 3 महीने से दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं, कोई हलचल नहीं है, दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण करने की कोई नीति अभी नहीं है। शेर शाह बहुत चतुर था, वो बरसात के मौसम का इंतजार कर रहा था। उसने हुमायूं को बेवकूफ़ बनाया और सेना तैयार कर ली और कहा कि मैं महाबत खां चेर से लड़ने जा रहा हूँ। उसने चारों तरफ ये फैला दिया कि मैं महाबत खां चेर से लड़ने जा रहा हूँ, उसको दंड देना है, वह विद्रोही हो गया है। हुमायूं को लगा कि ये तो उधर आक्रमण करने जा रहा है, पर ऐसा नहीं हुआ। वह हुमायूं पर ही घात लगाकर बैठा था। 26 जून के आसपास कहीं बारिश हुई, बारिश से नदी में बाढ़ आ गई और पूरा के पूरा जो बाढ़ से हुमायूं के टेंट वगैरह जो शिविर में पानी भर गया और उसी दौरान शेर खान ने अचानक हमला किया। मुगल सेना को बड़ी भारी क्षति हुई। हुमायूं खुद जान बचाने के लिए नदी में कूद गए और इस तरीके से वहाँ से भाग निकले। तो चौसा का युद्ध जो घटना 26 जून 1539 को हुई, ठीक 1 वर्ष बाद दोनों ही हुमायूं और शेर शाह फिर आमने सामने हैं और अब जो है बस केवल स्थान बदल गया है। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम इसे कन्नौज का भी कहते हैं, कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। यह घटना घटी 17 मई 1540 को। एक बार फिर दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। हुमायूं ने फिर बेवकूफ़ी की, उसने फिर अपना जो टेंट है वह निचले स्थान पर लगाया। निचले स्थान पर हुमायूं का टेंट लगे हुए हैं। हुमायूं और शेर खान फिर ऊपरी स्थान पर हैं, पहले से ही वो एडवांस पोजीशन पे है। ये स्थिति है। कहीं बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई और फिर से उसके टेंटों में पानी भर गया हुमायूं के में। शेर खान ने जोरदार हमला किया। मिर्जा हैदर दौलत ने तारीख रशीदी जो उसकी किताब है उसमें लिखा है कि गोला बारूद का कतई प्रयोग नहीं हुआ और मुगलों के छक्के छूट गए और हम वहाँ से भाग निकले। इसमें हुमायूं की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। ध्यान रहे कि मिर्जा हैदर दौलत उस समय हुमायूं की सेना को लीड कर रहे थे, उनके सेनापति थे और वो भी भाग निकले। तो इस तरीके से हुमायूं ने चौसा के युद्ध से कोई सबक नहीं लिया, तो उसके परिणाम उसे बिलग्राम के युद्ध में भुगतने पड़े। वैसे तो उसके भाग्य का फैसला चौसा में ही हो गया था, क्योंकि शेर खान ने अपनी उपाधि शेर शाह सूरी रख दी और फतेहनामा पढ़वा लिया। लेकिन बिलग्राम के युद्ध ने उसको बिल्कुल यहाँ से भारत से बिल्कुल भागने पर मजबूर कर दिया। उसके भाइयों ने भी उसका कोई सपोर्ट नहीं किया था। तो हुमायूं के संदर्भ में ये दोनों घटनाएं हम देख सकते हैं। दोनों बारी बाढ़ आई और दोनों बारी हुमायूं के जो शिविर हैं वो निचले स्तर पर लगे हुए थे। ठीक है, तो हुमायूं ने इससे सबक नहीं लिया। अब हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि इतिहास का क्या निष्कर्ष निकलता है। सीधी सी बात है कि इतिहास हमारा मार्गदर्शक है, प्रेरणा स्रोत है, पथ प्रदर्शक है। जब जब हमने इतिहास से सबक लिया है तब मनुष्य को इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। मानव जाति, पूरा विश्व, संसार के जो राष्ट्र वगैरह हैं सभी लाभान्वित हुए हैं। और जब जब हमने इतिहास से सबक नहीं लिया है तब तब इसकी विभीषिकाओं से हम गुजरे हैं। तो हमें इतिहास को एक मार्गदर्शक के रूप में उसका उपयोग करना चाहिए। इतिहास को एक ज्ञान के रूप में प्रयोग करना चाहिए ताकि हम भविष्य के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें। अब हम इसके साथ ही आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार।